हमारे प्यारे दोस्तों, अभी हम रसायन शास्त्र के बहुत ज़्यादा यानी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑनलाइनर के रूप में आप लोगों को भेज रहा हूँ यानी दे रहा हूँ वीडियो। आप लोग इसे बार बार पढ़कर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि प्रकाश ये जो है पहला क्वेश्चन जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं, अभिकारक कहेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो चीज़ बनेगा उसे प्रतिफल। अगला चीज़ रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रासायनिक समीकरणों के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाया जाता है, समीकरणों के। अगला है रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है तो अभिक्रिया की दिशा, यानी रासायनिक समीकरण में तीर संकेत क्या करता है, तो अभिक्रिया की दिशा को संकेत करता है। अगला चीज़ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहेगा, यानी दोनों तरफ, यानी एक तीर के निशान इधर का यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ का जो परमाणु की संख्या होगा समान होगा तो संतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए है कि अगला क्वेश्चन है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करता हो, यानी इसमें दो या दो से अधिक क्या हो, अभिकारक हो या मिलकर एक नया प्रतिफल का निर्माण करता हो। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ का निर्माण करेगा उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक, ठीक है ना, एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, ठीक है ना। इसमें बड़ा यौगिक है ना जो दो या दो से अधिक सरल यौगिक में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का संयोग होता हो, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होगा ना तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है कि 9 नंबर, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी हाइड्रोजन के संयोग से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला है आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। एक अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है ना, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर, ठीक है ना, क्या मिलकर, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भोजन का पचना, भोजन जो है पचता है, ठीक है ना, वह कैसी अभिक्रिया है, उपचयन, ठीक है ना। क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन जो हम लोग सांस छोड़ते लेते हैं तो यह कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, यानी कौन ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलेगा, तो कोयला जो है बिना ज्वाला का जलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा होगा। क्या होगा, भूरा। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी चीनी जो होता है इसका रासायनिक सूत्र देख सकते हैं C12H22O11,
C12H22 O11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, जो बैटरी होता है ना उसमें डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है। क्या होगा? H2SO4। यह किसका होता है? तो रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक सूत्र किसका होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, H2SO4 होगा। ठीक है, अगला है कि Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, ये जो है तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu, यानी देख सकते हैं Fe प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu, यह जो है यह कैसी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है ना, कैसी अभिक्रिया? विस्थापन। अगला है समीकरण 2H2 प्लस O2। ठीक है ना, 2H2 प्लस O2, यह तीर का निशान 2H2O एक क्या है? तो एक कैसी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। देख सकते हैं दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसीलिए। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग उपचयन के नाम से जानते हैं। क्या जानेंगे? उपचयन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए है कि जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक है ना, अपचयन के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये तीर का निशान देख सकते हैं BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम देख सकते हैं यह जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे कहेंगे। ठीक है ना, अगला है कि Zn प्लस SO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया जो है किस प्रकार के हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन CuSO4 प्लस H2, तीर का निशान CuSO4 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 27 नंबर रासायनिक समीकरण जो है क्या है? समीकरण CaSO3 तीर का निशान CaO प्लस CO2 किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया। एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनता है। ठीक है, ये पेड़ पौधों में होता है। अगला है अभिक्रिया CaO प्लस H2O, तीर का निशान CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। इसमें भी ये दो या दो से अधिक पदार्थ एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। अगला है जल के एक कणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1, इसीलिए H2O लिखा जाता है, यानी H क्या होता है? 2 और O क्या होता है? 1 होता है, H2O। अगला है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। क्या होता है? पीला। ठीक है, अगला है अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में जो होगा क्या होगा? खट्टा होगा। याद रखना कि अम्ल स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। अगला है अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल। ठीक है ना, अगला है अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा यौगिक बनाता है? अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला है जल में घुलनशील हाइड्रोजन आयन देता है, यानी जल में घुलनशील हाइड्रोजन जो आयन देता है कौन? तो अम्ल। ठीक है ना, जल में घुलनशील हाइड्रोजन आयन देता है तो अम्ल। अगला चीज है कि नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा। सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरा यानी खट्टे फलों में नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। अगला इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। इमली जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इस समाज को भी आप लोग सुन कर याद कर सकते हैं या देख कर। ठीक है ना, अगला है कि टमाटर जो है टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है ना,
टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन जो है फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल का एसिटिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथिनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथिनोइक अम्ल। याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथिनोइक अम्ल। अगला है क्षार स्वाद में होता है, क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होगा? कड़वा। अगला है लाल लिटमस पत्रों को नीला बना देता है, यानी कौन जो है कि लाल लिटमस पत्रों को नीला, तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्रों को क्या कर देता है? नीला बना देता है। अगला है कि क्षार का जो है ना pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और 7 जो होता है उदासीन का ये सूचक है, यानी उदासीन का pH मान 7 ही होता है। अगला है अपच का उपचार किससे किया जाता है? तो एंटासिड से। किससे? एंटासिड से। याद रखिएगा अपच का उपचार जो है एंटासिड से। अगला है हमारे शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल को जम जाने से हम लोग के शरीर में थकान होने लगती है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का pH मान जो होता है क्या होता है? तो 5.6 से कम होगा, यानी अम्ल वर्षा का pH मान जो होगा 5.6 से क्या होगा? कम होगा। अगला शुद्ध जल जो कि इसका pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा? 7। ठीक है ना। अगला है चूना जल का pH मान 11 होगा। चूना जो जल है ना ये क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि 11 जो है इसका 11 जो है तो इतना इसका क्या है pH मान, तो ये क्षारीय होगा। अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? यानी जो जल में घुलनशील भस्म उसे हम लोग क्षार के नाम से जानेंगे। ठीक है। अगला है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। क्या होगा? उदासीन। अगला है उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। क्या होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन जो है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो एक दूसरा अवयव क्या होगा? तो टार्टरिक अम्ल। क्या होगा? टार्टरिक अम्ल। यानी बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसका दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल कहेंगे। ठीक है ना। अगला है बैटरी जो है बैटरी अम्ल क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले ही बताया बैटरी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। ठीक है ना। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण। ठीक है। अगला है बूझा हुआ चूना, यानी बूझा हुआ चूना का उसका हम लोग रासायनिक नाम जो है क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। बूझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। अगला चीज है कि NaCl ये नमक का सूत्र होता है, यानी नमक जो है लवण है एक तरीका के जो नमकीन लगता है, तो NaCl किसका है? लवण का। ठीक है। अगला है H2SO4 क्या है? तो एक अम्ल है। क्या है? अम्ल जो बैटरी में पाया जाता है। अगला है प्राकृतिक सूचक हल्दी हो सकता है। ठीक है, हल्दी। ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी। अगला है धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु है ना, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। अगला क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो H2 निकलता है, यानी हाइड्रोजन निकलता है। अगला है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। बूझा हुआ चूना के सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। ठीक है ना। अगला है NaOH है। क्या है? तो एक तरीका के क्षार है NaOH। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल जो है कर्ण परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का ध्यान से समझिएगा।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे, जिंक से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो ध्यान देना कौन सा उत्पाद बन रहा है, ZnO2 प्लस OH2, ठीक है ना। यह जो है यही जो है पदार्थ बनने का, ठीक है। अगला है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस विलयन जो है बैंगनी रंजक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइकेन, क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, लाइकेन। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है, सूचक होता है, उसे हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। अगला है कि जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं, क्या नाम जानते हैं, क्षार के। अगला क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्या होगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन है बैटरी का अम्ल होता है H2SO4 होता है। 2 बार 3 बार पढ़ लिए इस क्वेश्चन को। अगला है सांद्र लौंग तेल। सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, गंधीय सूचक है, यानी सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, गंधीय सूचक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई घोल, यानी कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कोई घोल जो है नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो घोल का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। अगला है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है। 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लिए। अगला है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। अगला है लाल चींटी के डंक में या चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल यानी मिथेनोइक अम्ल भी पाया जाएगा, कह सकते हैं। यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। IUPAC नाम से हो चुका है नाम चेंज। अगला है मधुमक्खी का डंक एक अमृत छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है मिथेनोइक अम्ल। यानी कौन चीज होता है, मिथेनोइक अम्ल उसके शरीर से बाहर निकलता है। अगला है किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो SO2 के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अगला है टूथपेस्ट कैसा है, तो जो दंत मंजन क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय। अगला है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान। अगला है शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, 7। अगला है हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच हम लोग शरीर कार्य करता है। अगला है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कोई विलयन जो है लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला। इसका pH मान होता है 7 से अधिक, क्या होता है, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 10.5, कितना होगा, 10.5। अगला क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में लैक्टिक अम्ल है, दही में कौन सा है, लैक्टिक अम्ल, याद होना चाहिए। अगला है OH क्रियाशील मूलक है, OH जो है क्रियाशील मूलक कैसा है, तो एल्कोहल का, ठीक है ना, एल्कोहल का ये OH है। अगला है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि ओ जो है क्रियाशील मूलक है, तो ईथर का, किसका है, ईथर का। अगला है ये CO जो है क्रियाशील मूलक किसका है, तो किसका है, कार्बोनिक जो है कीटोन समूह का, क्या है, कीटोन समूह का। अगला क्वेश्चन जो है CHO क्रियाशील मूलक है, याद रखना इस बात को, CHO क्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड का, किसका, एल्डिहाइड का। COOH है क्रियाशील मूलक है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगला है ये सब महत्वपूर्ण सारे चीज है, ये सब आने वाला सभी चीज है। ऐसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CN और H2N+2, ठीक है। याद कैसे करेंगे, CN H2N+O2, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है,
नेक्स्ट एल्केन का सूत्र देख लीजिएगा। अगला है एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n बार बार लिख कर पढ़कर और थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा, और बार बार कभी कभार रिपीट करते रहिएगा वीडियो को, तो अब हमेशा के लिए याद रहेगा परीक्षा से पहले। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो इसी को हम लोग माइनस में लिख देंगे तो आ जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, CnH2n-2। ये जो है बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6 होता है किसका, तो बेंजीन का। अगला है एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है ना, क्या होगा, एथेनॉल। अगला है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्किन का, किसका, एल्किन का सामान्य सूत्र है। अगला क्वेश्चन कि प्रोपेनॉल में उपस्थित कार्यात्मक समूह है, प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है OH, क्या हो जाएगा, OH। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि C6H6 का आणविक सूत्र होता है जो होगा क्या, 7। C6H6 का आणविक द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र CH3Cl2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, C6H6, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, C6H6, ठीक है। अगला क्वेश्चन एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH, कौन सा है, OH, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन, क्या कहा जाएगा, एल्केन। अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6, यानी एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या होती है 7, कितना होगा, 7, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है यह तत्व उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है कि वनस्पति तेल होती हैं, वनस्पति तेल लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है ना, असंतृप्त लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इथेनॉल, ठीक है ना, क्या किया जाएगा, इथेनॉल। अगला है एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है, एथाइल एल्कोहल का जो है एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है, देख सकते हैं C2H5OH, यानी C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH, ये किसका होता है, एथेनोइक अम्ल का। अगला है कार्बन जो है, कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है, तो 0.02% जो है क्या पाया जाएगा, कार्बन पृथ्वी पर पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कार्बन के अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, फ्लोरीन है, यानी हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन, ये 4 वो है। अगला है और भी होते हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीवन शक्ति का बार्जिलियस ने 1815 ईस्वी में दिया था, यानी 1815 ईस्वी में बार्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था 1815 में, ठीक है ना, 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से समझेंगे कि प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, यानी प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, यानी यूरिया, कौन सा था, यूरिया, कौन, वोहलर ने बनाया था, वोहलर नाम के वैज्ञानिक है। अगला फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, फ्लोरीन में कितने, तो 60 होते हैं, यानी 16 होते हैं। अगला है हीरा की संरचना होती है, तो त्रिविमीय होती है, हीरा जो होता है कैसा होता है, तो त्रिविमीय होता है, ठीक है ना। अगला है हीरे की संरचना में, हीरा के संरचना में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं, यानी एक कार्बन
साथ कितने कार्बन, तो 3, कितने 3। अगला है कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप फ्लोरीन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, फ्लोरीन। अगला है फ्लोरीन को कहा जाता है बकमिंस्टर फ्लोरीन या बोकीबोल, यानी बकमिंस्टर फ्लोरीन या बोकीबोल कहा जाएगा, ठीक है। अगला है कि कार्बन है तो क्या है, कार्बन एक अधातु है, क्या है अधातु। अगला चीज़ है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, बताना है कि अमोनिया के तो 1.3, ठीक है ना, 1.3। अगला है कार्बन है तो क्या है अधातु है, 2 बार अभी ही पढ़ लिया। अगला है कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, यानी 6 होता है क्या, कार्बन के परमाणु संख्या, ठीक है। अगला है एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक का बंध है, तो 7, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो एकल अबंध बनेंगे, क्या बनेंगे, एकल अबंध बनेंगे। अगला है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो बताना है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2, कितने 2। अगला क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे, तो मीथेन जो है सरल यौगिक है, क्या हो जाएगा मीथेन। अगला है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने, तो 6, कितने होंगे 6, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन, तो 3, कितने होते हैं 3 सहसंयोजक बंधन। अगला है कार्बन जो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, हाइड्रोजन जो है कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाएगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन, क्या बनाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगला है फ्लोरीन अप्रूफ है, फ्लोरीन अप्रूफ है तो कार्बन का, क्या किसका, कार्बन का, बात समझ में आ गया होगा। अगला है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4, कितने होंगे 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, यानी किस हाइड्रोकार्बन में 3 है, तो C3H4, C3H4 में क्या होगा 3 आबंध बनेगा। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये फिजिक्स में पूछा जाता है। अगला है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में कैसी होती है, किसके जैसी होती है, तो फुटबॉल के तरह, ठीक है ना, किसके जैसा, फुटबॉल के तरह। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी 1/2 को हम लोग हाफ कहेंगे H2O, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग को क्या करना है, बताना है, तो ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। देखिएगा Na क्या लिखा गया Na2CO3 इंटू 10 H2O, याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10 H2O, ये किसका है, तो ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है K2SO4 है, क्या है, तो लवण है, K2SO4 जो है क्या है, लवण है, ठीक है ना, लवण है। अगला क्वेश्चन जो है कि किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो यह जिप्सम को, यानी चूना पत्थर को हम लोग करेंगे ना, यानी किस रासायनिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो चूना पत्थर को, किसको, चूना पत्थर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगमरमर का रासायनिक तो देख सकते हैं CaCO3, या किसका सूत्र है, संगमरमर का। अगला है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, तो CaSO4 इंटू 5 H2O होगा, CaSO4 इंटू 5 H2O किसका होगा, नीला थोथा का। अगला है चीनी का सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, C12H22O11 किसका होता है, तो चीनी का सूत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 किसका हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का। अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धावन सोडा का Na2CO3 × 10H2O किसका सूत्र होगा? धावन सोडा का। याद रखिएगा धावन सोडा का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय मतलब 3 अलग होगा, 1 अलग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है या 2 अलग होगा। अगला क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग जोड़ते हैं। अगला है योडीन युक्त नमक को हम लोग किससे? तो NaCl+Kl से हम लोग जानते हैं आयोडीन युक्त नमक को। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक ना। अगला है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं? यानी कौन से धातु? तब पारा। ठीक है ना, पारा जो धातु है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होगी। ठीक है ना। अगला है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर, यानी अधातु कमरे के ताप पर तापमान पर द्रव होती है? तो यह क्या होगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो है यह कमरे के ताप पर यह धातु जो है द्रव अवस्था में हो जाएगा। अगला है बताना है कि कौन सी अधातु चमकीली होती है? यानी कौन सी अधातु है जो चमकीली होगी? आयोडीन जो होगा यह चमकीली होगी। कौन होगी? आयोडीन। अगला है कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? यानी कौन सी अधातु होती हैं जो विद्युत के सुचालक होती है? ग्रेफाइट जो है पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, पेंसिल में पतला होता है, वही जो होता है विद्युत का सुचालक है, और जबकि वो अधातु होते हुए भी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। ठीक है। अगला है सबसे तन्य धातु कौन से हैं? तो सोना। तन्य के मतलब उस इतना थोड़ा सा सोना रहे उस बहुत पतला तार बनाया जा सकता है, यानी तन्य तार के समान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वही सोना और चांदी, इस पर माने क्या नहीं पड़ेगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोना चांदी प्लेटिनम जैसे धातुओं पर नहीं पड़ता है। अगला है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, पोटेशियम, लिथियम को। सबसे ज़्यादा सोडियम को आसानी से काटा जा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को सबको काटा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोडियम। अगला है 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती हैं? 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। सोच सकते हैं कि 1 ग्राम ही सोना से कितना तार लंबा खींचा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है अगला है कि 100 mg सिल्वर धातु से, ठीक है ना, 100 mg सिल्वर धातु से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर खींचा जा सकता है। अगला है जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, यानी जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या करके साझा करके अपने अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ बंधन कहलाता है सहसंयोजक बंधन। क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंधन। अगला है हाइड्रोजन अणु के बीच बनता है, हाइड्रोजन अणु के बीच बनता है एकल बंधन। क्या बनता है? एकल बंधन। अगला है ऑक्सीजन अणु के बीच बनता है, ऑक्सीजन अणु के बीच बनता है द्विसहसंयोजक बंधन। क्या बनेगा? द्विसहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि नाइट्रोजन अणु के बीच बनता है, नाइट्रोजन अणु के बीच क्या बनता है? तो नाइट्रोजन अणु के बीच जो है बनता है तो त्रिसंयोजक बंधन। क्या बनेगा? त्रिसंयोजक बंधन बनेगा, त्रिसंयोजक बंधन। ठीक है ना। अगला है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु के नाम जो है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला है कि पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो खनिज, यानी पृथ्वी की परत में विद्यमान जो धातु होते हैं, धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? खनिज के नाम से जानते हैं। क्या? खनिज के नाम से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान
हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यस्क। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में क्या धातु विद्यमान होते हैं उसे हम लोग यस्क के नाम से। अगला क्वेश्चन, यस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी यस्क को वायु के उपस्थिति में यदि गर्म तो भर्जन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भर्जन के नाम से। अगला है, यस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तनिस्थापन, निष्पातन, क्या कहेंगे, निष्पातन के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि एल्युमिनियम के प्रमुख यस्क हैं, तो एल्युमिनियम के बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, ठीक है ना। याद रखेंगे कि एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख धातु यस्क क्या है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, जास्ता के प्रमुख यस्क कौन है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट, ठीक है ना। याद रखिएगा, जास्ता का प्रमुख यस्क जिंक ब्लेड। अगला है, पारा के प्रमुख एक ही होता है, सीने बार होता है, क्या होता है, सीने बार किसका होता है, तो पारा का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पीतल जो है, पीतल है तो एक तरीका के मिश्र धातु है। मिश्र धातु के माने दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है धातु से। अगला है, पीतल मिश्रण है तो तांबा और जास्ता का, ठीक है ना, तांबा और जास्ता का यह मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर मिश्रण है, सोल्डर जो होता है मिश्रण है सीसा और टीन का, सीसा और टीन का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील मिश्रण लोहा, कार्बन, कोबाल्ट और निकेल का, ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है किसका, स्टेनलेस स्टील मिश्रण है लोहा, कार्बन, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि सब चीज़ों का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होगा, कितना कैरेट का, 24 कैरेट का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने में, यानी आभूषण बनाने में कैरेट का, कितने कैरेट का उपयोग किया जाता है, तो 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। अगला चीज़ है कि दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई और वजन है, दिल्ली जो में कुतुब मीनार है उसका ऊंचाई और वजन कितना है, तो 8 मीटर ऊंचाई और 6,000 किलो वजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि धातुओं पर जिंक की परत, धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो जस्तीकरण या यशद लेपन के नाम से जानेंगे, जस्तीकरण या यशद लेपन, ठीक है, जस्तीकरण या यशद लेपन। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु Hg, ठीक है ना। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से आसानी से, तो Na यानी सोडियम को काटा जा सकता है, ठीक है ना, चाकू से। अगला है कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है, यानी कौन ऐसा धातु है जो बहुत ज़्यादा माने कि क्रियाशील धातु है, तो के, ठीक है ना, के मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होता है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, तब विद्युत धनात्मक, यानी धनात्मक इसका चिन्ह आवेश इस पर क्या होता है, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो Ag यानी सोना, Ag माने चांदी, सोना, ये सब क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम माने चालक है चांदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, साधारण ताप पर, ठीक है ना, साधारण ताप पर फास्फोरस का सूत्र P4 हो जाएगा, ठीक है ना। साधारण ताप पर जो होगा ना, साधारण ताप पर फास्फोरस का सूत्र P4 हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन जो होगा क्या होगा कि अगला क्वेश्चन, किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो सोडियम जो होता है इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, उसे ही हम लोग यहाँ पर कहाँ पर रखते हैं, तो किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं तो बाहर रहेगा तो आग लग जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए। अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए, ठीक है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण, क्या नाम से जानते हैं, एनोडीकरण के नाम से जानते हैं, क्या नाम से, एनोडीकरण। अगला है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यानी कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ
अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, उत्सर्जित होगी। अगला है एकारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है तो 3:1। एकारेजिया में मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है तो 3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यानी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है क्या, तो कैल्शियम Cm, ठीक ना। अगला चीज, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है क्या कहते हैं, AuAgAt, ठीक है ना, AuAgAt। अगला है वह जो है यानी यह जो है चांदी, सोना, प्लेटिनम, यह जो है क्या हाँ घुलेगा, तो सिर्फ अम्लराज में। अगला चीज है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उससे हम लोग धातु के नाम से जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, ठीक है ना। अगला है ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, 2। अगला है सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, ठीक है ना, 79, ठीक है, 79 यह किसका होता है, सोना का परमाणु संख्या है, याद रखना है। अगला हीलियम जो है, हीलियम क्या है, तो अक्रिय गैस, अक्रिय यानी किसी गैस से या चाहे किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए। अगला है गंधक का परमाणु संख्या जो होता है 16, यानी गंधक का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 16, याद रखिएगा कितना होगा, 16, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि लोहा जो है, लोहा के परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या 26 हो जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होगा, 26, ठीक है। अगला है सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम जो है इसका परमाणु संख्या 11 होगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11। अगला है क्लोरीन परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन के परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, विद्युत संयोजी कहलाएंगे। अगला है कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार जो रहेगा इसके अनुसार बताएगा CaCO2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प यानी जल प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। अगला है सिलिका क्या है, तो एक उप धातु है, सिलिका क्या है, तो एक उप धातु। अगला है जास्ता का यस्क है, तो जिंक ब्लेड, जास्ता का यस्क क्या है, जिंक ब्लेड। अगला है कि बक्साइट जो है, बक्साइट एल्युमिनियम का होता है, बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण यस्क है, तो एल्युमिनियम का, कहे थे ना कि यह ज़्यादा बार आता है। अगला है कि पारे का यस्क एक ही होता है, सीने बार, पारे का यस्क जो होता है सीने बार। अगला है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु के यस्क है, तो Zn, जास्ता का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का यस्क है, क्यूप्राइट Cu का। अगला है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिंक। अगला चीज है कि वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, यानी वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, यानी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, कहे जाते हैं समायवी। क्या कहेंगे, समायवी कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोयला और पेट्रोलियम है, कोयला एवं पेट्रोलियम है तो जीवाश्म ईंधन है, क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। यानी अगला चीज है किसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, यानी किसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, तो अल्कोहल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग, तो अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन है लंबी श्रृंखला वाले अम्लों को सोडियम लवण है, यानी लंबी श्रृंखला वाले वासा जो है अम्लों के सोडियम लवण है तो साबुन क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, साबुन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन के उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व उत्पन्न के सोडियम लवण, उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व उत्पन्न के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अपमार्जक। अगला चीज है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समायवी कहलाते हैं। एक अणुसूत्र है क्या, एक अणुसूत्र और विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहेंगे, समायवी कहेंगे, ठीक है। अगला है
में आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, यानी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, 118। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में अधिक तत्व जो होते हैं, आवर्त सारणी में अधिकांश तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। ठीक है ना, अधिकांश तत्व क्या होंगे, धातु। अगला है, आवर्त सारणी के तत्वों को धातु और अधातु के क्रम में किसने सजाया था, तो लाभाजे नाम के व्यक्ति ने सजाया था। यानी आवर्त तत्वों को आवर्त सारणी के तत्वों को धातु और अधातु के रूप में लाभाजे ने सजाया था। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें आवर्तों की संख्या टोटल 7 है। कितना है, 7। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या टोटल कितने हैं, 18 गो है। कितना है, 18 गो। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या टोटल कितनी है, ब्लॉक की संख्या टोटल 4 है। कितना है, 4। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षेपित कतारों को कहते हैं क्या 36 कतारों को क्या कहते हैं, आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्त। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उद्गम कतारों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी के उद्गर कतारों को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तत्व को नियम किसने दिया था, यानी तत्व का नियम जो है किसने दिया था, डोबरेनर ने दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तत्व का अष्टक का नियम जो है किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स नाम के व्यक्ति ने तत्व का अष्टक का नियम का दिया था। ठीक है। अगला है, तत्व को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किसने सजाया था, यानी तत्व के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किसने सजाया था, तो मेंडलीफ ने सजाया था। किसने सजाया था, मेंडलीफ। अगला है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीफ को कहते हैं। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, मेंडलीफ को कहते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो मोसले को कहते हैं। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है मोसले को कहते हैं। अगला है, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है। यानी आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अगला है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, यानी आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में टोटल कितने, तो 2 है। अगला है, किसने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा था, तो मेंडलीफ ने। किसने, मेंडलीफ ने। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है, तो 7वां जो है अभी भी क्या है, अधूरा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व हैं क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय। अगला है, वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है ना, क्षारीय मृदा धातु। अगला है, वर्ग 17 के तत्व क्या है, वर्ग 17 के तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस। ठीक है ना, वर्ग 17 के तत्व हेलोजेंस। अगला है, वर्ग 18 के तत्व उत्कृष्ट होते हैं, यानी अक्रिय गैस उसमें भरे होते हैं। अगला है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने बताना के लिए एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर। ठीक है ना, 2n स्क्वायर, इसी से पता लग जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, घटता है। क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त सारणी में जो बताना है, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं, तो 18 हैं। कितने हैं, 18। अगला है, एक पीबी यानी पिकोमीटर जो होता है बराबर होगा तो 10⁻⁻12 m। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। अगला है, हीलियम किस समूह का तत्व है, हीलियम जो है किस समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व है। कैसा है, शून्य समूह का। अगला है कि आवर्त सारणी के किसी
किसी आवर्त के तत्व को कौन सा गुण समान होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व को कौन सा गुण क्या होता है, समान होता है, कक्षों की संख्या। ठीक है, कक्षों की संख्या। अगला क्वेश्चन है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होता है द्वितीय आवर्त सारणी, द्वितीय आवर्तों में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होता है, तो एल सेल। ठीक है, एल सेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व में 2 सेल है, यानी किसी तत्व में कितने सेल है, 2 सेल है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, या दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से क्या है, पूर्णतः भरे हुए हैं, तो क्या है, नियॉन है। क्या है, नियॉन है। अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, यानी कौन सा है सबसे अधिक क्रियाशील, Fe। ठीक है ना, यही सबसे ज्यादा क्या है, क्रियाशील हाइड्रोजन। अगला है यूरो दूसरा का संबंध किससे है, यूरो दूसरा यानी द्वितीय का संबंध जो है किससे, वायुमंडल प्रदूषण से है। किससे, वायुमंडल प्रदूषण से। अगला है भारत में स्टेज 1 लागू किया गया था तो 2005 में। ठीक है ना, स्टेज 1 जो। अगला है कि गंगा कार्यालय जो योजना कब लागू हुआ था, गंगा कार्य योजना जो है कब लागू, तो 1986 में। कब, 1986 में। अगला है कि गंगा कार्य योजना कब बजट कितना था, गंगा के बताना है कि गंगा कार्य योजना का बजट जो था कितना था, 300 करोड़। ठीक है, अगला है गंगा कार्य योजना में गंगा नदी को साफ करना था ऋषिकेश से कोलकाता तक, काटना तक, ऋषिकेश से कोलकाता तक। अगला इधर भी क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसे भी। आर का अर्थ होता है, यानी ट्रिपल आर का अर्थ होता है कमी, पुनः चालन, पुनः उपयोग। कमी, पुनः चालन, पुनः उपयोग। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है वृक्षों के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। वृक्षों के क्षेत्र में यानी वृक्षों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकती है तो अधिक पेड़ लगाकर क्या किया जाएगा तो होगा, तो अधिक पेड़ लगाया जाएगा तो हो जाएगा। अगला है भारत में वन जीव एवं प्राकृतिक संरक्षण वर्ष मनाया जाता है तो 1970, मतलब भारत में वन जीव एवं प्राकृतिक संरक्षण वर्ष मनाया गया कब, तो 1970 से। अगला है टिहरी बांध जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, टिहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड में। अगला है सरदार सरोवर बांध, ये भूगोल में भी आएगा और विज्ञान में भी दिया गया है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर, किस बांध पर, नर्मदा। अगला है भूमिगत जल का उदाहरण है तो कुआं, यानी भूमिगत जल का उदाहरण क्या है, कुआं। अगला है बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो बिजली का उत्पन्न, यानी बिजली उत्पन्न करने के उद्देश्य से बांध को बनाना अति आवश्यक होता है, इसलिए वर्षा जल का संचय कहलाता है, तो वर्षा जल का जल संचय। ठीक है ना। अगला है विश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, विश्नोई आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है ना, अमृता देवी बिश्नोई। अगला है चिपको आंदोलन का उद्देश्य था, चिपको आंदोलन का वृक्षों की रोकने के लिए, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है बड़े बड़े बांधों से होता है, बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। ठीक है ना। अगला है सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के क्या करना, जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है तो टपकन सिंचाई क्या कहेंगे उसे हम लोग, टपकन सिंचाई। तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव अभी तक जितने इसमें पढ़ाया गया, इसमें से कहीं भी आप लोग का केमिस्ट्री में नहीं छूटेगा। बार बार इसे आप लोग सुनकर, देखकर रिपीट कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को आप लोग ऑडियो में कन्वर्ट करके या चाहे मतलब किसी भी तरीक़ा से कहीं पर रख कर भी सुन सकते हैं। याद करने के उद्देश्य से सारा का सारा इसी में रखा गया है। आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा।